बेसिकली अगर आप देखा जाए तो धमाल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। तीनों धमाल में कौन सा धमाल आपके दिल के सबसे करीब है? ऑफ कोर्स नंबर 1, उससे इतनी फनी तो कोई बनी नहीं बनी। First धमाल was a lot of fun. धमाल माय There was so much गॉड, of fun. अभी भी आएगी, बहुत मजेदार फिल्म। कभी एक्चुअली वो डब्ल्यू के नीचे गए हाँ, वहाँ पे 10 करोड़ Random. थिंक आई हैव ग्रोन अप। यहाँ पे भी धमाल people love आदि मानव। Yeah, and we are the only consistent ना actually. Over all four. हाँ, बाकी सब बदलते गए। हाँ, इवन रितेश वो क्या डिटेक्टिव से चेंज हो गया, अभी वो बिहारी बन गया। So only आदि मानव have been consistent. 2007 एक ऐसा साल जिसे बॉलीवुड कॉमेडी का गोल्डन एरा कहा जाता है। पार्टनर, हे बेबी, भूल भुलैया और वेलकम जैसी मेगा बजट मल्टी स्टारर और ग्लैमरस हीरोइन से भरी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही होती हैं। लेकिन इन सब के बीच ही 7 सितंबर 2007 को थिएटर में एक ऐसी फिल्म लगती है जिसमें ना कोई हीरोइन होती है, ना कोई रोमांटिक एंगल और ना कोई आइटम सॉन्ग। उस फिल्म का नाम होता है धमाल। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बिना रोमांस की फिल्में फ्लॉप मानी जाती थी, वहां पे पड़ी लकड़ी लेने का रिस्क लिया होता है डायरेक्टर इंद्र कुमार ने। और ये उल्टी धारा चीर के तैरने वाले इस बॉलीवुड के रैंचो यानी कि इंद्र कुमार, हाँ वही इंद्र कुमार जो इससे पहले दिल, बेटा, इश्क जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके होते हैं। बट ये एक्चुअली हार्डकोर रोमांटिक फैमिली फिल्में होती है, इसलिए इंडस्ट्री और ट्रेड एनालिस्ट का पूरा भरोसा होता है कि बिना हीरोइन के ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगेगी। धमाल में इवन 5 एक्टर्स होने की वजह से काफी एक्टर्स इंद्र कुमार के मुंह पे दरवाजा बंद कर चुके होते हैं, इंक्लूडिंग रितेश देशमुख। उन्होंने भी पहले चेक लौटा दिया होता है। मैंने सुना कि रितेश रेडी नहीं थे धमाल सीरीज के लिए, तो वो चेक लौटा रहे थे आपके लिए कि बोला इंदू जी मैं नहीं लूंगा चेक। ये सही कहानी? मुझे एक पॉइंट ऐसा आया था जब उसको लगा 5 हीरो है, एक्चुअली 1-2 हीरो और चले गए थे यही चक्कर में, 5 हीरो के चक्कर में। बट सिर्फ 19 करोड़ के टाइट बजट में बनी इस फिल्म ने बिना किसी फीमेल लीड के 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया होता है और एक कल्ट क्लासिक फिल्म बनती है। और आज 16 साल बाद भी संडे को टीवी पे इस शो को देख करके वो सेंट सेबेस्टियन गार्डन का डब्लू के नीचे के छुपे 10 करोड़ ढूंढना हमें आज भी एक्साइटिंग लगता है। बट आज भी इस फ्रेंचाइज के ऐसे बहुत से राज हैं जो उस डब्लू के नीचे ही छुपे पड़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंस्पेक्टर कबीर नायक के आइकॉनिक रोल के लिए संजय दत्त मेकर्स की पहली चॉइस थे ही नहीं, और वो लेजेंडरी अय्यर वाला सीन। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। चिन्न स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, शिव वेंकट, राजशेखर, श्रीनिवासन, त्रिचिपल्ली, यक्कपरम पील परमबदूर, चिन्न स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। या फिर विजय राज का नहीं दबाना था वाला सीन। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। ये सीन सेट पे इम्प्रोवाइज हुए थे। और यही नहीं, फिल्म का लाल बटन दबाना और सीन में डब्लू के नीचे पैसे ढूंढने का पूरा कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली 1963 की हॉलीवुड क्लासिक इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड से इंस्पायर्ड थी। और 2001 के रैट रेट से ओपनली काफी सारे सीन्स कॉपी किए गए थे, और वो कैलकुलेशन वाला सीन, मतलब काफी सारी चीजें कॉपीड थी। स्पीड आगे रहा, चिल बॉय। पर इसका देसी एग्जीक्यूशन इतना कमाल का था कि किसी ने कभी कंप्लेन ही नहीं। देखो ज्यादातर फ्रेंचाइज अपने पहले पार्ट के बाद फेड होने लगती है, पर धमाल ने हर सीक्वल के साथ मैसिव बॉक्स ऑफिस की ग्रोथ दिखाई। पहली धमाल एक सेमी हिट अप्रॉक्स 50 करोड़ का कलेक्शन करती है, पर टोटल धमाल 2019 में नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी अराउंड 200 करोड़ प्लस का ग्रॉस कलेक्शन करके एक मैसिव फाइनेंशियल सक्सेस बनती है और 223% का जंप भी दिखाती है, जिसको आप मेरे इस बार चार्ट पे देख सकते हो, जिसे बनाने में मुझे आधे घंटे लगे थे। और पता है मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने धमाल 4 के रिलीज से पहले ही धमाल 5 की भी अनाउंसमेंट कर दी है, और धमाल 4 भी एक क्लिफहैंगर पे एंड होगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है इसके कास्ट, लेकिन ओरिजिनली इस फिल्म में इनमें से कोई भी एक्टर होने ही नहीं वाला था, बल्कि इस फिल्म में कुछ नल्ले स्टार किड्स को कास्ट किया जाना था। मतलब द आर्चीज बनने वाली थी पहले धमाल। साथ ही साथ इसमें बॉलीवुड का एक खान भी होने वाला था, और वो बिग खान एसआर के सलमान था या फिर कोई और, वो वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। इसके अलावा ये फ्रेंचाइज आइकॉनिक तो है, बट आइकॉनिक होने के साथ ही इस फ्रेंचाइज के लीड एक्टर्स इसको छोड़ के जाना चाहते थे। लाइक धमाल की सक्सेस के बाद अरशद वारसी ने डबल धमाल में काम करने से मना कर दिया था। धमाल और डबल धमाल में काम करने के बाद संजय दत्त ने टोटल धमाल में काम करने से इनकार कर दिया था। वैसे तो धमाल एक कॉमेडी फ्रेंचाइज है, लेकिन इसके सेकंड पार्ट डबल धमाल में ऐसी कॉमेडी थी कि उसे देखकर सेंसर बोर्ड भी जाग गया था, और एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी। और जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी डबल धमाल के टाइम पे हुई थी, उससे ज्यादा टोटल धमाल के टाइम पे हुई थी। और टोटल धमाल से याद आया कि अजय देवगन ने टोटल धमाल से धमाल फ्रेंचाइज को ओवरटेक कर लिया था। अब अजय देवगन ने ओवरटेक करने के बाद इस फ्रेंचाइज को बेटर बनाया, इसकी लेगेसी की वाट लगा दी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम पूरी धमाल फ्रेंचाइज यानी कि धमाल 1 से लेके धमाल 4 तक के काफी सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो धमाल फ्रेंचाइज के बनने के पीछे जिस आदमी का हाथ है वो है इंद्र कुमार,
और इंद्र कुमार वही डायरेक्टर है जिन्होंने दिल, मन, राजा और बेटा जैसी मूवीज बनाई थी, और बेटा मूवीज में उन्होंने ही माधुरी का वो धक धक सॉन्ग भी करवाया था। साला नॉटी डायरेक्टर। तो 90s में इंद्र कुमार मसाला फिल्में बनाने के बाद 2004 में कॉमेडी फिल्म मस्ती बनाते हैं, और वो भी चल जाती है। उसके बाद वो एक और कॉमेडी फिल्म बनाने का सोचते हैं, और उसी दौरान वो तो कोई हॉलीवुड की ट्रैवल बेस्ड फिल्म इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड देखते हैं। दैट्स हाउ उनको धमाल बनाने का आइडिया आता है। हाँ भाई, धमाल भी इंस्पायर्ड फिल्म है। धमाल जब हम बनाने निकले तो मेरे पास एक आइडिया था, छोटा सा जर्म था, तो जंप से वो फिल्म को बनाना था। बट मैं ऑलवेज अपने राइटर्स को बोलता था कि यार ये मुझे कॉमेडी ऐसी लिखनी है कि इसके बाद लोग याद करें कि यार क्या कॉमेडी बनी थी, और इसके ऊपर कोई जा ना सके। तो मेरी कोशिश थी, जो के बाद भी अच्छी फिल्में आई कॉमेडी की, ऐसी बात नहीं है। फिर इंद्र कुमार परितोष पेंटर, बलविंदर सिंह और बंटी राठौर के साथ धमाल फिल्म की स्टोरी पर वर्क करते हैं। वैसे ये लोग नाम से राइटर कम, धारावी गुंडे ज्यादा लग रहे हैं। बाकी अब कास्टिंग पे आए तो ओरिजिनली धमाल फिल्म में तुषार कपूर, सोहेल खान, अवतार शिवदासनी होने वाले थे, बट कुछ रीजंस की वजह से फिल्म उनके साथ नहीं बन पाती। फिर इस मूवी में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और आशीष चौधरी को कास्ट किया जाता है। वैसे शुरू में संजय दत्त वाला रोल भी सैफ अली खान को दिया गया था, बट सैफ अली खान बाकी प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही बिजी थे, इसलिए ये रोल संजय दत्त को मिलता है। और जब संजय दत्त इस फिल्म की शूटिंग करते हैं तब उनपे जो केस चल रहा होता है उसकी वर्डिक्ट आने वाली होती है, और संजय दत्त को पता होता है कि उनको जेल होने वाली, इसलिए धमाल की शूटिंग जल्दी पूरी करने के लिए वो डबल शिफ्ट में काम करते हैं। इस सब के अलावा मूवी में असरानी जी, संजय मिश्रा और विजय राज भी होते हैं, और स्टार्टिंग में जब विजय राज को धमाल ऑफर की गई होती है तो उन्होंने मना कर दिया होता है, क्योंकि उनका एक ही सीन होता है। फिर इंद्र कुमार के असिस्टेंट ने विजय राज से कहा होता है कि आप एक बार सीन सुन के तो देखो। फिर विजय राज फिल्म का सीन सुनते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है, इसलिए उन्होंने फिल्म के लिए इमीडिएटली हाँ कह दिया होता है। इस फिल्म से रिलेटेड मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मूवी में मानव का जो कैरेक्टर है ना, उसके लिए जिस कॉस्ट्यूम सिलेक्शन का काम हुआ था वो खुद जावेद जाफरी ने किया था। इवन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जावेद जाफरी कैरेक्टर के लिए डायलॉग्स लिखे ही नहीं गए थे। मोस्टली डायलॉग्स जो मानव कैरेक्टर बोलता है वो खुद जावेद जाफरी ने सेट पे इम्प्रोवाइज किया था। तो फिर ये लुक जो था वो बाकायदा मैं बैठा और जो उनके साथ बैठ के मैंने बनाया कि भाई अलवे डांगरीज, वो बेरे पहनूंगा, और मैंने अपने पोस्चर को, बिकॉज मैं सेम हाइट में हूँ उनके, रितेश मैं वगैरह, तो मैंने क्या किया कि उस कैरेक्टर को स्लाउच कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक वीक लगने लगता है, और उसको आवाज कट कर दी मैंने, बेस कट कर दिया, और उसमें एक लिस्ट दे दी, तो एक भोलापन आ जाता है उसमें कि वाह आदि यू आर सो स्मार्ट। मतलब एक स्लो विटी कैरेक्टर को बिना ऑफेंसिव या क्रिंज लगे पोर्ट्रे करना मुश्किल होता है, पर जावेद जाफरी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग से उस रोल को इतना आइकॉनिक बना दिया होता है कि उनका मानव की मासूमियत, उसका वियर्ड एक्सेंट और उसकी बेवकूफियां आज भी कॉमेडी का बेंचमार्क माना जाता है। अब अगर शूटिंग पे आए तो फिल्म की शूटिंग लेट 2006 में शुरू होती है और मिड 2007 में खत्म हो जाती है, और इस फिल्म को 7 सितंबर को रिलीज करने का डिसाइड किया जाता है। अब इस फिल्म के रिलीज के बाद क्या हुआ वो बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि धमाल फिल्म एक्चुअली एक रिस्की फिल्म थी, क्योंकि एक रेयर बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें कोई हीरोइन नहीं थी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये फिल्म पक्का फ्लॉप होगी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होती है तो 19 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 50 करोड़ का धंधा करती है, और इसका एक एक सीन आइकॉनिक बन जाता है। और मूवी के हर एक आइकॉनिक सीन के पीछे एक काला सच है जो मैं तुम्हें बता के तुम्हारा चाइल्डहुड अब रूइन करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि धमाल मूवी का प्लॉट इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है, और धमाल में जो विजय राज वाला जो आइकॉनिक सीन है वो भी इस फिल्म से उठाया गया था। और गोवा का वो सेंट सेबेस्टियन गार्डन वाला डब्लू वाला सीन है वो भी इस मूवी से इंस्पायर्ड थी। वैसे वो गार्डन वाला सीन गोवा में नहीं, मुंबई के मलाड में सेट लगा के शूट किया गया था। इसके अलावा धमाल मूवी में रितेश देशमुख का जो सीन है जहां वो बोलते हैं कि दुनिया की सबसे सेफ जगह है, वो सीन भी हॉलीवुड फिल्म जॉनी इंग्लिश से उठाया गया था, और वो कार वाला सीन हॉलीवुड फिल्म रोड ट्रिप से कॉपीड थी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, और वो आइकॉनिक पिज्जा वाला सीन डूड वेयर इज माय कार नाम की फिल्म से छापा गया था। इसके अलावा मानव का टॉयलेट वाला सीन मिस्टर बीन के एपिसोड से उठाया गया था। तो मतलब मूवीज के काफी सारे सीन्स कहीं ना कहीं से कॉपीड ही थे। अगर सब कॉपीड है तो इंद्र कुमार ने जो 3 राइटर्स हायर किए थे उन्होंने ओरिजिनल में लिखा क्या था? अब देखो, राइटर्स ने मेहनत की हो या ना हो इस फिल्म को आइकॉनिक बनाने में, लेकिन फिल्म ने प्रोड्यूसर्स की जेब जरूर गर्म की, और धमाल रिलीज के कुछ साल बाद ही फिर से प्रोड्यूसर्स की जेब को थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। तो फिर क्या होता है, इंद्र कुमार के साथ मिलकर उन्होंने डबल धमाल अनाउंस कर दी होती है, और डबल धमाल के अनाउंसमेंट के साथ ही अरशद वारसी ने इस फ्रेंचाइज से अपना एग्जिट अनाउंस कर दिया होता है। इसी वजह से डबल धमाल मुश्किलों में फंस जाती है। ऊपर से डबल धमाल के मेकर्स ने कुछ ऐसा किया होता है जिससे ऋतिक रोशन की एक्स-जीएफ को बहुत हर्ट होता है। तो अब इन चीजों पे एक एक करके बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस इंद्र कुमार ने धमाल से हमारा चाइल्डहुड आइकॉनिक बनाया था, उसी इंद्र कुमार ने कैसे डबल धमाल एंड टोटल धमाल से हमारे अडल्टहुड की वाट लगा दी।
तो 2007 में धमाल की सक्सेस के बाद डायरेक्टर इंद्र कुमार 2010 में ही इसकी सीक्वल पे काम पे जुट जाते हैं। अब वैसे तो सीक्वल का नाम डबल धमाल है, बट मेकर्स ने शुरू में सीक्वल का नाम सुपर कमीनेस और 420 भी रखने का सोचा होता है, बट एंड में डबल धमाल फाइनल होता है। अब अगर कास्टिंग की बात करें तो जो एक्टर्स धमाल में थे वही सब डबल धमाल में भी थे, लेकिन शुरू में ऐसी न्यूज आई थी कि अरशद वारसी डबल धमाल का पार्ट नहीं होना चाहते। रीजन ये था कि अरशद वारसी कॉमेडी रोल कर करके पक चुके थे, उन्हें कुछ सीरियस सिनेमा करना था, बट फिर मेकर्स ने किसी तरह अरशद को कन्विंस किया होता है, शायद फीस बढ़ा दी होती है और वो वापस से फिल्म का पार्ट बन जाते हैं। अब देखो धमाल पार्ट 1 में एक भी ग्लैमर नहीं था, बट मेकर्स को पैसे बनाने थे, सो दे ब्रोक देयर ओन रूल और इसीलिए इस बार पार्ट 2 में हीरोइंस को कास्ट कर लिया जाता है। और वो दो हीरोइन होती हैं कंगना और मलाइका, दोनों एकदम माल सॉरी आई मीन कमाल की हीरोइन होती हैं। बट ये दोनों ही रोल पहले हसीन को ऑफर हुए होते हैं, बट उनको स्क्रिप्ट बकवास लगती है, इसलिए उन्होंने इन दोनों रोल्स को रिजेक्ट कर दिया होता है। इनके अलावा मलाइका वाला रोल भी पहले विद्या बालन को ऑफर हुआ होता है, बट विद्या और प्रोड्यूसर्स के बीच कुछ रेम्यूनरेशन को लेकर लफड़ा हो जाता है, इसलिए विद्या ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया होता है। तो अब जो मेन कास्टिंग है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि डबल धमाल में संजय दत्त के ड्राइवर का भी कैमियो था? हाँ, संजू बाबा के ड्राइवर का कैमियो देखने के बाद मैं रेस 4 में सलमान भाई के ड्राइवर का कैमियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? खैर अब अगर शूटिंग की बात करें तो डबल धमाल की शूटिंग सितंबर 2010 में शुरू होकर मई 2011 में खत्म हो जाती है और ये फिल्म 24 जून को 2011 में रिलीज होती है। इस फिल्म के रिलीज होते ही बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी रिलीज हो जाती है। पहली कंट्रोवर्सी होती है ऋतिक सर के रूमर्ड एक्स बारबरा मोरी को लेकर। तो डबल धमाल में बारबरा मोरी का कुछ तो स्पूफ काइंड ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करने का दिखाया जाता है और उस कैरेक्टर का नाम बारबरा होरी रखा जाता है। सेंसर बोर्ड को लगता है कि ऐसा करना बहुत ही इनसेंसिटिव है, इसलिए मूवी में कुछ कट्स लगा दिए होते हैं, बट स्टिल कंट्रोवर्सी फिर भी नहीं जाती। इसके अलावा डबल धमाल की रिलीज के बाद राजू श्रीवास्तव ने मेकर्स पे इल्जाम लगाया होता है कि उन्होंने मेरे स्टेज शो को कॉपी करके मूवी में इंक्लूड किया है। उनका कहना होता है कि सतीश कौशिक वाला कैरेक्टर की जो स्टोरी है वो पूरा उनके स्टेज एक्ट भाई लोगों के सत्संग से उठाया गया है। इसके अलावा मूवी के एक सीन में कंगना रनौत व्हाइट साड़ी पहन के एक विडो लेडी का रोल प्ले करती है, जो कि शोले मूवी के जया बच्चन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होता है। अब देखो मूवी में बहुत से सीन्स होते हैं जो कि दूसरी मूवी से इंस्पायर्ड थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी के सॉन्ग जलेबी बाई से इंस्पायर्ड होकर कनेडियन आर्टिस्ट स्टेशन ने जलेबी बेबी सॉन्ग क्रिएट किया होता है, जो कि बहुत वायरल होता है। बाकी आप अगर डबल धमाल की रिलीज की बात करें तो ये फिल्म 24 जून 2011 को रिलीज होती है। इस फिल्म के बहुत एवरेज रिव्यूज मिलते हैं और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी काफी एवरेज ही होती है, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म इंडिया में 45 करोड़ का कलेक्शन करती है। अब भले फिल्म उतनी ना चली हो, बट फिल्म की एंडिंग में ये लोग थर्ड पार्ट को लेकर टीज कर देते हैं और शुरू के सेकंड पार्ट्स की तरह ही थर्ड पार्ट में भी संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी ये सब होने वाले होते हैं। बट फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि थर्ड पार्ट में संजय दत्त को निकाल दिया जाता है या फिर वो खुद निकल जाते हैं और अजय देवगन को ले लिया जाता है। उस पर बात करते हैं। ओके, तो धमाल सीरीज की थर्ड फिल्म वैसे तो डबल धमाल की एंडिंग में ही अनाउंस हो गई होती है, बट उस टाइम पे लीड एक्टर संजय दत्त होते हैं। लेकिन फिर कुछ साल बाद जब टोटल धमाल की स्क्रिप्ट संजय दत्त के पास जाती है तो संजू बाबा स्क्रिप्ट में टू मच एडल्ट कॉमेडी होने की वजह से इस फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी बाबा का सही है यार, ऑन स्क्रीन कुछ एडल्ट 18 काम नहीं करते और ऑफ स्क्रीन तो 18+ कांड छोड़ते नहीं। आपकी लाइफ में आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है। तुम्हारे बॉस की माँ बाकी संजू बाबा के एग्जिट होने के बाद फिल्म जाती है अजय देवगन के पास और अजय देवगन भी सोचते हैं कि धमाल ऑलरेडी एस्टेब्लिश फ्रेंचाइज है, तो मैं इस फ्रेंचाइज में कूद के मस्त पैसे छाप सकता हूँ। तो अजय भाई देवगन टोटल धमाल में एक्टिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रोड्यूस भी करते हैं। और अजय देवगन के कास्टिंग के बाद इंद्र कुमार भी फिल्म में माधुरी जी को कास्ट करते हैं और माधुरी दीक्षित को कास्ट करने के बाद वो अनिल कपूर को भी स्क्रिप्ट सुनाते हैं। लेकिन जब अनिल कपूर को पता चलता है कि फिल्म में माधुरी पहले से है तो वो बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म के लिए हाँ कर देते हैं। मतलब इस औरत के चक्कर में बॉलीवुड स्टार थर्ड क्लास मूवीज को भी साइन करके बैठ जाते हैं। बाकी आगे चले तो फिल्म में अजय देवगन, माधुरी, अनिल के अलावा ईशा गुप्ता को भी कास्ट किया जाता है। और बाकी जो धमाल 1 और 2 की प्रिंसिपल कास्ट थी लाइक रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, ये सब भी टोटल धमाल में होने वाले थे, बट कुछ अननोन रीजंस की वजह से आशीष चौधरी टोटल धमाल में नहीं होते, जिन्होंने पार्ट 1 में वुमन का रोल प्ले किया होता है। तो कास्टिंग वगैरह फाइनल होने के बाद 2017 में टोटल धमाल ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाती है और उस टाइम पे इस फिल्म की रिलीज डेट 7 दिसंबर 2018 रखी जाती है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फिल्म पोस्टपोन हो
जाती है और फिर इसे 22 फरवरी 2019 में रिलीज करने का डिसाइड किया जाता है। अब रिलीज के बाद फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो बाद में बताऊंगा, पहले टोटल धमाल से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज पे बात कर लेते हैं। तो पहली कंट्रोवर्सी है मुंगड़ा सॉन्ग को लेकर के। तो जब इस सॉन्ग की रीमेक रिलीज हुई थी तो ओरिजिनल मुंगड़ा सॉन्ग के क्रिएटर्स जैसे कि म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन और सिंगर उमा मंगेशकर और उनकी बहन लता मंगेशकर ने नाराजगी जताई थी क्योंकि यह सॉन्ग उनके कंसेंट के बिना रीमेक किया गया था। इस पर फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने कहा होता है कि मेरी भी फिल्म इश्क के सॉन्ग नींद चुराई गई थी, मेरी किसी ने ओ सनम को जब रीमेक किया था तो किसी ने मुझसे भी कंसेंट नहीं मांगा था। अब अगर वीडियो में आगे चले तो टोटल धमाल 22 फरवरी को रिलीज होने वाली होती है, लेकिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हो जाता है और काफी इंडियन सोल्जर शहीद हो जाते हैं और इस अटैक के बाद टोटल धमाल की टीम अपनी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने से मना कर देती है। इवन टोटल धमाल की पूरी टीम पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों की फैमिलीज को 50 लाख रुपए डोनेट भी करते हैं। और फिर इसीलिए जब 22 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होती है तो अपने पहले ही दिन पे टोटल धमाल 16 करोड़ कमाती है और 100 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म दुनिया भर में 230 करोड़ कमा के सक्सेसफुल साबित होती है। अब फिल्म भले ही हिट हो गई हो बट अगर हम बात करें कि फिल्म की कॉमेडी या फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी की तो कहीं ना कहीं बहुत ही एवरेज होती है। इवन मूवी के मोस्टली सीन्स हॉलीवुड मूवी से कॉपीड होते हैं। जब आदि और मानव कार में जा रहे होते हैं तो वो आदि को लड़की दिखती है और वो आदि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है, ये सब वैकेशन मूवी से कॉपीड है। इसके अलावा वो सांप वाला सीन 2008 वाली इंडियाना जोन्स के एक सीन से इंस्पायर्ड और अजय देवगन का वो परसुइट वाला सीन ब्लेंडेड मूवी से उठाया गया था। मतलब धमाल 1 से लेके धमाल 3 तक कुछ ओरिजिनल नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट धमाल 1 की कॉमेडी वेल एग्जीक्यूटेड होती है और नेचुरल लगती है, बट टोटल धमाल की कॉमेडी बहुत ही फोर्स्ड लगती है। आपको भी पता है कि टोटल धमाल खराब फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर साहब अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं और इंद्र कुमार को लग रहा होता है कि टोटल धमाल एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, इसलिए अभी वो धमाल 4 लेकर के भी आ रहे हैं। देखो धमाल 4 के बारे में वैसे ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बताने को अभी है नहीं, क्योंकि धमाल 4 में भी कहा जा रहा है कि वही सेम धमाल वाला प्लॉट होगा, मतलब वही ट्रेजर हंट वाले तड़के के साथ और धमाल के आइकॉनिक जो उसको धमाल 4 में रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। बट जो भी बोलूंगा फिल्म देखने के बाद ही बोलूंगा। उसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल कास्ट ऑलमोस्ट वही है, बस कुछ पुराने चावल लाइक रवि किशन और कुछ नए चावल लाइक संजीदा शेख और अंजलि आनंद को कास्ट किया गया है। वैसे आपको धमाल सीरीज का सबसे आइकॉनिक सीन या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है, नीचे कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट जरूर शेयर करना। खैर जाते जाते धमाल पे एक शेर की महफिल है, जिंदगी में कुछ ऐसी चाल होनी चाहिए, लबों पे हंसी और दिलों में धमाल होनी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।